नमस्कार, स्वागत का आखिरी 20 मीडिया में मैं माविर नासिर। हमारे कार्यक्रम राजनीति पर चर्चा सीजन 1 में आज हमारे साथ है खास मेहमान व्यक्ति विशेष अहमद जमाल सौदागर जी। और ये मुंबई के लगभग 10 साल से उन्होंने अपने जो क्षेत्र है उसमें राज्य किया एक नगर सेवक बनकर, और अभी वो सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। और यहाँ के लोग कहते हैं कि आने वाले समय में वो सर को यहाँ पर एमएलए देखना चाहते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश मीडिया में। सर जैसा लोग भारत की राजनीति के बारे में जब हम बात करते हैं, लोग कहते हैं कि ये दलदल है, कीचड़ है, इसमें कदम नहीं रखना चाहिए, और जब भी आप कदम रखोगे तो आपका जो पोशाक है ये कीचड़ से मैला हो जाएगा। सर क्यों आपने एक कदम उठाया कि आपको राजनीति में प्रवेश करना चाहिए? मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले तो मैं आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं, और ये बात मैं आपको कहता हूं कि सियासत में जाना, पॉलिटिक्स में जाना कीचड़ है, बाकी तुम कीचड़ में ही कमल पैदा होता है। वैसा ही अगर आपके पास में सत्ता नहीं है, अगर कोई पावर नहीं है, तो फिर समझ लेना कि आप आगे जो लोगों की सेवा करना चाहते हो, खिदमत करना चाहते हो, आपके लिए मुमकिन नहीं है। जी सर, आपका राजनीतिक सफर क्या रहेगा, हमारे जनता को बता सकते हैं आप? मैं लगभग इस बस्ती में यानी बम्बई मलाड ईस्ट में पठानवाड़ी में लगभग तकरीबन 50 साल से यहाँ पर मैं हूँ, और मैं 1975 से सोशल सेवा में जुड़ा था, और खिदमत करते करते मैं 84-85 में विधानसभा का यानी आमदार का चुनाव भी लड़ा। उसके बाद में मैं 97 में 5 साल में समाजवादी पार्टी से नगर सेवक भी रहा, और फिर 2002 के अंदर फिर चुनाव लड़के मैं 2007 तक यहाँ यानी 10 साल तक मैं नगर सेवक कॉर्पोरेटर रहा। उसके बाद में जो हमारे इलाके के जो वार्ड थे वो लेडीज या ओबीसी हो गई, तो मुझे मौका मिला ही नहीं। तो मैंने जब और अभी भी मेरा वही सोशल काम जो है लोगों की खिदमत करने का अभी भी मेरा चलता रहता है, और जब तक मैं जिंदा हूँ मैं सोशल काम लोगों की खिदमत करता रहूँगा। सर जैसे आपने कहा कि जो क्षेत्र ओबीसी हो गया या फिर महिला वार्ड हो गया, इसके कारण चुनाव नहीं लड़ता है। सर काफ़ी सारे नगर सेवक के साथ अभी हम संवाद करते हैं, वो ये शिकायत करते हैं कि जो क्षेत्र है ये जो नगर सेवक के कंट्रोल में था, जो 2 बार से 3 बार से नगर सेवक है, उनको वापस से वापस लड़ने का एक अनुमति देना चाहिए, क्योंकि जनता बाकी जनता उनको प्यार करती है, बहुत स्नेह करती है, और सडनली कभी क्षेत्र ओबीसी या फिर महिला होता है तो जो क्षेत्र का नगर सेवक होता है वो बदल जाता है, तो जो कार्य भी बदल जाता है। इस पर आपका क्या कहना है? मैं आपको बता देता हूँ, दूसरे लोगों को तो अलग बात है, बाकी मेरे वार्ड को तो इन्होंने ऐसा काट दिया कि मेरा 43 और 44 मेरा वार्ड था, दोनों एक वार्ड था। इन्होंने तो मेरे वार्ड को काट कर हाईवे के हो बाजू दूसरा इलाका दिया, जो विधानसभा में और लोकसभा में वो इलाका आता ही नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वैसा काट के इन्होंने टुकड़े कर दिया। क्योंकि ये लोग जानबूझ के ऐसा करते हैं, और हमने इसकी अपील भी किया है, और हमने लेटर भी दिया हुआ है कि जो हम 97 से चुनाव लड़के आए, 2007 तक रहे, वही वार्ड हमको वापस चाहिए। बाकी इन लोग मतलब जो सियासत वाले हैं यही मतलब खींचतान करके वार्ड को बदली कर देते हैं। सर आज पूरे देश में राम मंदिर का जो मुद्दा है ये बहुत गर्मा चुका है। सर इस पर आपका क्या टिप्पणी है? क्योंकि बहुत सारे राजनीतिक दल हो, अगर हम युवाओं की बात करेंगे तो युवा कहते हैं कि राम मंदिर के बदले राम यूनिवर्सिटी हो, राम कॉलेज हो, राम स्कूल हो, तो देश में एक नया ऊर्जा पैदा होगा, शिक्षक ज़्यादा बढ़ेंगे, लोग विद्वान हो गए। परंतु सर आप राम मंदिर बनना चाहिए, आपका क्या कमेंट होगा इस पर? मैं आपको राम मंदिर के बारे में बताना चाहता हूँ कि राम मंदिर जो मुद्दा है वो 89 से लाल कृष्ण आडवाणी साहब जब रथ लेके निकले थे पूरे हिंदुस्तान में, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ 40 दिन तक जो रथ लेके निकले थे, हिंदू मुसलमान की जो एकता थी उसमें वहाँ से दूरी आई। ये नफरत फैलाने वाली वही पार्टी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने 89 से शुरू किया, और हर 5 साल के अंदर उनके हर एजेंडे में राम मंदिर पहले मुद्दा राम मंदिर का इनका रहता था। 89 से लेकर 2018 के लास्ट दिसंबर तक उनके एजेंडा में राम मंदिर था। जब 2019 पहली तारीख आया तो उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया कि राम मंदिर सिर्फ कोर्ट के फैसले से बनेगा। नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी पार्टी ने उस दिन हथियार डाल दिए
एजेंडे में तो 30 साल था का, और पूरे हिंदुस्तान से हमारे हिंदू समाज के भाइयों को 30 साल तक गुमराह करके 2 सीट से 282 सीट देने वाले हिंदू समाज था राम मंदिर के मुद्दे पे। और उन्होंने 2019 की पहली तारीख को राम मंदिर मुद्दे को उनके एजेंडे में से बाहर निकाल दिया और उन्होंने हथियार डाल दिया। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर राम मंदिर अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बनता है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। 30 साल तक गोनियों भर भर के उन्होंने सिर्फ हिंदू समाज के भाइयों से वोट लूटा है। अब अगर सरकार फैसला करती है कि मंदिर वहाँ बनेगा, तो भारतीय जनता पार्टी का उसमें कोई चीज़ इसमें इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि सरकार का फैसला था। उन्होंने कभी 5 साल एजेंडे में ये नहीं कहा था कि हम सरकार की रीत से हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बनाएंगे, वैसा इन्होंने कभी नहीं कहा था। सिर्फ हम चलो अयोध्या राम मंदिर बनाएंगे। जिस तरह उनके 15-20 जुमले थे, उसमें राम मंदिर का जुमला था, लोगों को गुमराह किया और मंदिर से हाथ धो बैठे। और दूसरा मैं बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी उनकी नर्चर करती है। भाई अभी अगर राम मंदिर का मुद्दा आज साधु संत मंत जितने भी जो लोग हैं क्या बोलते हैं, अध्यादेश लाओ, आप 3 तलाक का अध्यादेश ला सकते हो, आप आरक्षण का अध्यादेश ला सकते हो। आज हिंदू समाज के लिए सबसे बड़ी भावना का जो मुद्दा है राम मंदिर, उस पर अध्यादेश नहीं आता है, उस पर नया कानून नहीं बनता है। SC ST के लिए कानून बनता है और ये जो कानून हर एक चीज के लिए बनते हैं। बाकी मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कानून नहीं बनाया और लोगों को मतलब गुमराह किया है और कहते हैं कि हमारे बीच में कांग्रेस रोड़ा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, न कांग्रेस के एजेंडे में कभी राम मंदिर था, न इन्होंने इसका समर्थन किया है, न विरोध किया है। और उनका एक ही मुद्दा रहा है कांग्रेस पार्टी का और सेकुलर पार्टियों का कि राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद ही फैसला होगा, जो उसको हम मानेंगे। कोई विरोध नहीं करता है, चाहे वो कोई सेकुलर पार्टी में हो। सरकार सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगी, हर हिंदू समाज उससे खुश हो जाएगा। तो भाइयों बहनों, सबको कांग्रेस रोड़ा नहीं है। सबसे बड़ा रोड़ा 2019 पहली तारीख को नरेंद्र मोदी राम मंदिर के सबसे बड़ा रोड़ा हुआ भाई। ये राम मंदिर के लिए से वोट लिया। अभी देश में नोटबंदी हुआ, GST हुआ, नोटबंदी से देश में करीब 200 लोग की मौत हुई, तो इस पर आपका क्या स्टैंड है, आप क्या कमेंट करना चाहोगे इस पर? मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये नोटबंदी हुई हमारे हिंदुस्तान भारत में। अगर दूसरा मुल्क होता, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर जितने भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे के सारे व्यापारी पद्धति के लोग हैं। नहीं तो जिस दिन उन्होंने नोटबंदी किया उस दिन पूरा हिंदुस्तान का सत्यानाश, बसें जलती, ट्रेनें जलती और रात को उनको नोटबंदी वापस लेना पड़ता। बाकी देश की जनता जो है आज भी दुनिया में सबसे बेहतरीन जनता है, इसके लिए ये चीज बच गई। तो मेरे भाइयों, ये नोटबंदी में इन्होंने ब्लैक मनी को वाइट कर दिया। नोटबंदी से किसी को फायदा नहीं हुआ और 120 लोगों से ज्यादा लोग इस लाइन में नोटबंदी में लाइन में खड़े रहे और 120 लोग मर गए। तो मैं कहना चाहता हूं ये सरकार को और भारत की जनता को कि अगर कोई लेडीज या कोई जेंट अगर चिट्ठी लेके अगर सुसाइड करता है और जब कहता है कि इसकी वजह से मैं सुसाइड कर रही हूं, उसके ऊपर मर्डर केस लगता है। मैं कहना चाहता हूं कि 120 मर्डर का जिम्मेदार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। 120 आदमी लाइन पे नहीं लगते, इनकी मौत नहीं होती, इनके ऊपर भी कानून कार्रवाई होनी चाहिए और 120 लोगों का मर्डर केस बनना चाहिए इनके ऊपर। और आपको ये बताना चाहता हूँ, 135 करोड़ आबादी जिस दिन नोटबंदी हुई है 3 दिन तक तो जैसा भिखारी भीख मांगते हैं, हमारे रुपये को, हमारी करेंसी को उन्हें कागज के टुकड़े कर दिया। और उसके बाद कितना भुगता है, उसके बाद GST लाए, इतना भारी GST लाए जमीन के कि भाई जो 5% बर्दाश्त नहीं करता धंधा, आज उनको 18% और 28% तुम GST लेके गए। इतना भार हिंदुस्तान नहीं चल सकता। मैं आपको बताना चाहता हूँ 2014 के पहले हिंदुस्तान की जनता
हंसी खुशी से जिंदगी गुजारी थी, सरकार भी अच्छी तरह चल रही थी, किसी को कोई तकलीफ नहीं थी। आज मकान खरीदो, कल अगर आज मकान खरीदो और कल नफे में तुम बेचो, आज प्रॉपर्टी खरीदो और दूसरे दिन तुम नफा लेके बेचो। इस तरीका जनता भी खुश थी, सरकार भी खुश थी। 60 साल 70 साल कांग्रेस की सरकार चलाई है, वो भी खुश थे और जनता भी खुश थी। और आज 5 साल के अंदर ऐसी नफरत की आग लगा दी है, इतनी महंगाई को मार दिया है, हिंदू मुस्लिम के नफरत की बोल डाल दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजी। ये 15 लाख रुपया कहाँ है भाई? एक आतंकवादी को मारेंगे 10 को मारेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ इनकी बड़ी बड़ी बातें हैं, ये झूठ के सिवा कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ ये सरकार जानी चाहिए और अच्छे दिन वाली कांग्रेस अगर आनी चाहिए तो देश का भला होगा। सर, जो बीएमसी कॉर्पोरेशन के बारे में हम बात करते हैं तो लगभग 45,000 करोड़ का बजट है बीएमसी कॉर्पोरेशन का, उसके आप हिस्सा भी थे सर। 2 बार आप नगर सेवक चुन के आए थे सर। इतना सारा करप्शन आज बीजेपी शिवसेना जो गठबंधन में चला रही है बीएमसी सर, इसमें से अभी जनता को कभी राहत मिलेगा, कभी अंकुश लगेगा इस करप्शन से? अगर आप शेंघाई देखो, सियोल देखो, टोक्यो देखो, सबसे ज़्यादा बजट हमारा है सर। आज मुंबई शहर ऐसा है कि दूसरे स्टेट गुजरात बोलो कि बेंगलोर कर्नाटक बोलो, उससे ज़्यादा हमारा मुंबई शहर का बजट है भाई। आज 40 से 45,000 करोड़ का हमारा बजट है। बाकी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि करप्शन भ्रष्टाचार इतना घुस गया है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, तो ये निकलने वाला नहीं है और ये नहीं निकलेगा तो जनता को लाभ नहीं मिलने वाला है। तो ये करप्शन जो है ये तो मतलब में पूरा है और भारतीय जनता पार्टी ने तो 4 गुना मतलब में लोड कर दिया है करप्शन का। आपको बताना चाहता हूँ कि अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बाकी इन लोग ने भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है। जी सर, आज सबसे एनडीए सरकार केंद्र में आई है तो हम देखते हैं कि बीजेपी ने लीज बैंक का मुद्दा उठाया, ट्रिपल तलाक का मुद्दा उठाया सर। हर प्रकार का जो बाधा है एक माइनॉरिटीज सह सकती है, हर प्रकार के बाधाएं एनडीए लेके आए। इस पर सर आपका क्या कमेंट और क्या पैगाम देना चाहिए ऐसी सरकार को और उनके नेताओं को? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप मुस्लिम महिलाओं के लिए उनकी मदद करने के लिए आप 3 तलाक का बिल लाए। मैं पहले तो ये कहता हूँ कि 3 तलाक का बिल लाने के बाद मुस्लिम महिलाओं को क्या हक मिला? मुस्लिम महिला को तो कोई भला होता ही नहीं है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि 3 तलाक अब नहीं दे सकते हैं, 3 तलाक को अवैध कर दिया है। अब मोदी जी क्या कहते हैं, क्या आदेश लाते हैं कि अगर कोई मुस्लिम बंदा अगर 3 तलाक अपनी औरत को देगा तो उसको सीधा हम 3 साल जेल में भेजेंगे। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ वो 3 साल जेल में जाएगा और जेल में से आने के बाद भी उसको कहाँ जाना है? वही अपनी औरत के पास में आना है। वो क्या तलाक ही होता नहीं है तो आप क्या चीज से तुम मतलब में उसको सजा किस चीज की दे रहे हो? जब तलाक होता ही नहीं है, जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है तो 3 साल जेल में क्यों भेजते हो? तो मैं कहता हूँ कि उससे ये तो मतलब में एक बीबी है, उसका भाई तलाक दिया है तो बहन भी रोएगी, माँ भी रोएगी। यानी तो ये तो हिंदू मुसलमानों को दंगे कराए और मियाँ बीबी को भी दीवार काटने की कोशिश करे। ये 3 तलाक का जो मुद्दा है ये हमारा मजहबी हिस्सा है, इसमें सरकार को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। ये वोट लेने के लिए करे। आपको मैं बताऊं, ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करके हम मानेंगे। अब आप सबरीमाला को देख लो, जब सबरीमाला के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि महिलाओं को प्रवेश होना चाहिए, आज बीजेपी अमित शाह इन लोग वहां खड़े हो गए, पूरा केरल बंद रखवाते हैं। 40 लाख महिलाएं लाइन में लगी है सबरीमाला के दर्शन करने के लिए, उनको इजाजत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी वो महिलाओं के लिए कुछ नहीं, मुस्लिम महिलाओं जिनका हमदर्दी, आपको समझना है ये मोदी जी कौन सा खेल खेल रहे हैं। सर, कभी हम मुंबई के बारे में बात करते हैं सर। आज मुंबई में 3 शिवसेना के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और 3 बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। एक समय था, एक दौर था जब कांग्रेस का यहाँ पर सिक्का चल रहा था सियासत में। सर, आने वाले समय में कौन से पार्टी से आप चुनाव लड़ोगे? क्योंकि आप मुंबई के सीनियर लीडर हो, एक मुख्य भूमिका अदा करते हो सर मुंबई की राजनीति में। सर, जनता जानना चाहती है कौन से पक्ष से आप चुनाव लड़ोगे? देखो, मैं पहला तो एक चीज़ ये बताऊं कि मैं तो ये नक्की किया था कि मुझे कोई इलेक्शन लड़ना नहीं है। बाकी कुछ हमारे जो जनता का आवाज़ आ रहा है कि विधानसभा में अगर आपको कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए और हम लोग आपको एमएलए और आमदार बनना देखते हैं, तो आपको ये करना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के साथ हमारा ध्यान है और हम नहीं,
हमारे पूरे मुस्लिम समाज जो है वो पूरा का पूरा कांग्रेस और सेकुलर जितनी पार्टी है उसके साथ में रहते हैं। तो उन लोगों ने आज तक मतलब में हमारा समाज को हमेशा साथ में रखा है और हमारे समाज को बहुत कुछ दिया है। दूसरा बताऊं कि ये मोदी जी जो 2014 में आए, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ मेरी तरफ से कि अभी 2 जन का गठबंधन बन गया, समाजवादी और मायावती का। सिर्फ 2 का गठबंधन हुआ है, उसमें बीजेपी हिल गई है। अभी ये आपको बताऊं कि मोदी जी की लहर 2014 में नहीं थी, 40 पार्टियों का गठबंधन करके नरेंद्र मोदी जी आए हैं। आज भी उनके साथ में 35 पार्टी है, अकेले नहीं है। वो कौन सी चीज से कह रहे हैं कि गठबंधन नहीं है? तो मैं कहता हूँ 40 पार्टी लेकर तुमने 2014 में इलेक्शन लड़ा है, 35 पार्टी का गठबंधन आज भी तुम्हारे साथ में है और 2 से तुम डर गए हो। तो ये अकेले लहर नहीं है, ये तो कोई लहर नहीं थी। आपको मैं बताना चाहता हूँ ये जो इन्होंने 15 लाख का वादा किया, जो जितने भी जुमलेबाजी की, अच्छे दिन आएंगे, सारी चीज में लोग आ गए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आ गए और इनको वोट दे दिया कि भाई 15 लाख आएगा, मेरे घर में 10 है, भाई मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा। वैसा जुमलेबाजी में फंस के लोगों ने वोट दिया है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अब की बार है कांग्रेस और सेकुलर की सरकार आएगी, ये मेरी उम्मीद है। जी सर, आज हम मीडिया में देखते हैं कि अभी 2-3 दिन पहले लोकसभा और राज्यसभा में जो सुवर्ण आरक्षण बिल है ये पास हो चुका है। सबसे एनडीए सरकार केंद्र में बैठी है सर, जाट आरक्षण के बारे में बात होता है, मराठा आरक्षण के बारे में बात होता है, अभी सुवर्ण आरक्षण के बारे में बात होता है। सर एक समय युवा कहते हैं कि आरक्षण बंद होना चाहिए, पर जो यहाँ पर एक सरकार है केंद्र में, वो आरक्षण के ऊपर आरक्षण लेके आ रही है। सर इस पर आपका क्या कहना है? मैं आपको बताना चाहूँ, जो आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण के बारे में 10% के लिए नरसिंह की सरकार ने दिया था और ये टाइम में 2014 में कांग्रेस सरकार के राहुल गांधी के एजेंडे में भी था कि हम 10% मतलब इनके लिए आरक्षण लाएंगे। बाकी मैं क्या बोलता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि आरक्षण आप कैसे लाओगे? अगर 10% तुम इनको आरक्षण दे रहे हो तो ये तो उसमें से ही कटेगा, 49 में से कटेगा। तो आप प्राइवेट लाओगे तो कैसे लाओगे? अगर आ जाता है, सबको लाभ मिलता है, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसमें भी जितनी बड़ी कास्ट है, जैसे हमारी भी समाज है, जो हम लोग भी ओबीसी में बैकवर्ड में किसी में नहीं आते, तो हमारे में भी जो गरीब है सबको लाभ मिलेगा। बाकी ये होना चाहिए, मुझे मुमकिन नहीं लगता है, समझे कि नहीं? ये तो कांग्रेस ने भी कितनी बार उनके एजेंडे में था और ये आया है। अगर पास हो जाए तो लोगों को फायदा होगा, उसमें कोई क्यों कि ये लाए एजेंडे को, वो कांग्रेस का खुद एजेंडे में था। इसके लिए टोटल पार्टियों ने उसको समर्थन दिया है। अगर लाभ मिलेगा सबको मिलेगा, पॉलिटिक्स लाभ मिलेगा तो भी सबको मिलेगा, क्योंकि सभी ने एक साथ आवाज में बिल को पास कराया है। सर जो भी पार्टी महाराष्ट्र में आती है, मुंबई में आती है, या की सत्ता चलाती है, तो उनको दावा करती है कि हम मुंबई को शंघाई बनाएंगे, सियोल बनाएंगे, टोक्यो बनाएंगे, चाइना जापान सब बनाएंगे। सर जो वास्तविक में आज मुंबई वैसे के वैसे है, SRS स्कैम हमें देखने को प्राप्त है, जो BMC अस्पताल है वैसे के वैसे है, एजुकेशन सिस्टम वैसे के वैसे है, कुछ बदलाव दिखाई नहीं दे रहा है। सर आपको क्या लगता है कि कैसा प्लान ऑफ एक्शन के साथ सरकार को उतरना चाहिए, पक्ष को उतरना चाहिए कि मुंबई का जो चेहरा है वो बदले? देखो, शंघाई की और अच्छी सिटी बनाने के लिए तो बॉम्बे में 20 साल से हम लोग सुन रहे हैं। सबसे पहले तो आप मुंबई के बाहर निकलो तो सबसे बेहतर रोड दिखेंगे आपको। मुंबई शहर के अंदर सबसे पहले तो घटिया रोड है। मुझे यहाँ 50 साल होने को आया, जब ये रोड अच्छे नहीं बना सकते तो दूसरा क्या करेंगे? तो मैं आपको बताऊं कि बीजेपी शिवसेना अभी तक जो भी पार्टी आई है, मैं बोलता हूं कि ये सिटी को सुधारने का कोई काम नहीं हुआ है। और ये बीजेपी शिवसेना जो है, वो लोग अगर इसमें काम करे जाएंगे, अच्छी सिटी बनाएंगे, तो लड़ाई कौन करेगा? इन लोगों का काम है लड़ाई करने का, झगड़ा करने का। और आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि बीजेपी से बेहतर है उद्धव जी यहाँ, तो उन्होंने अपने जो पार्टी थी उसको संभाल के रखा है, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। बाकी मुंबई सिटी जो है इसको सुधारने के लिए बरसों निकल जाएंगे, क्योंकि ये लोग इन पर ध्यान नहीं देते। ये करप्शन भ्रष्टाचार में फंसे हुए, कहाँ से सिटी सुधरेगी? सर इंटरव्यू के माध्यम से हमें देखने को प्राप्त होगा कि काफ़ी आप कांग्रेस को पसंद करते हो और चुनाव लड़ सकते हो आप कांग्रेस से। सर आने वाले समय में आम चुनाव है, जनता किसको वोट करे और जनता तक क्या सूचना, क्या संदेश, क्या पैगाम आप उन तक पहुँचना चाहते हैं? मैं पूरे हिंदुस्तान और भारत की जनता को मैं ये आवाज़ दे रहा हूँ कि 2014 से लेकर 2019 आ गया है। पूरा हिंदुस्तान जो है 5 साल के अंदर, मेरी इतनी उम्र होने को आई, 70 साल मेरी उम्र होने को आया है। बाकी जो 5 साल बीते हैं, मेरे 65 साल से ज़्यादा खतरनाक है।
ये 5 साल के अंदर सभी लोग 90% 80% लोग जो है धंधे रोजगार खत्म हो चुके हैं, भाईचारा भी खत्म हो चुका है, लोग परेशान हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं कब 2019 इलेक्शन आवे, हम वोट करने को जावे, कब मोदी को भगावे, कब हम कांग्रेस और सेकुलर पार्टी को लावे, कब हम राहुल गांधी को बड़ा प्रधान देखना चाहते हैं। जनता सोच रही है और जनता को मैं मेरी तरफ से अपील भी करता हूँ कि 5 साल जो कठिनाइयों के साथ पूरे देश के गए हैं, आगे कठिनाई ना आवे, दूसरों का सोचते हुए आप लोग कांग्रेस पार्टी और सेकुलर पार्टी को वोट करके जीताओगे, ऐसी मेरी आशा उम्मीद है। और आपके चैनल को भी मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर कि आपने अपनी कीमती समय में दिया और जनता के सवाल का हर सवाल का आपने जवाब दिया। तो ये थे हमारे साथ अहमद जमाल सौदागर जी। उन्होंने अपने राय मत विचार हमारे सामने रखी। माजी नगर सेवक रह चुके 10 वर्षों से और मुंबई के जाने माने सोशल एक्टिविस्ट है और काफ़ी दबदबा मुंबई के राजनीति में हमें देखने को प्राप्त होता है। और आने वाले समय में जनता भी, मल्लाड़ की जनता ये चाहती है कि वो यहाँ से विधानसभा चुनाव कांग्रेस से लड़े। और सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके आने वाले समय के लिए, आपकी आने वाले राजनीतिक पारी के लिए। शुक्रिया। तो देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए क्लिक न्यूज़ मीडिया। धन्यवाद।